अक्सर ना जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। मतलब बिल्कुल इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, जैसे कोई मशीन चेक कर रहे हो। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है, हम एक्सरे देखते हैं, उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लाइन दिखती है और डॉक्टर उंगली रखकर कहता है कि अ, ये रहा फ्रैक्चर। ये बहुत बाइनरी होता है, एकदम सीधा साधा लॉजिक। एकदम सही। टूटा है या नहीं टूटा है, चीजें एकदम साफ होती हैं। और हमें इस तरह की स्पष्टता पसंद भी बहुत आती है। हाँ, क्योंकि इससे तसल्ली मिलती है। लेकिन जब हम मानव नेत्र यानी इंसान की आंख की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो ये एक्सरे मशीन वाला सीधा साधा लॉजिक काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि ये कोई साधारण अंग नहीं है। सही कहा। यहां हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो असल में एक बेहद जटिल इंजीनियरिंग का अजूबा है। मतलब एक एडवांस कैमरा, एक ऑटो फोकस लेंस और एक सुपर कंप्यूटर, ये सब कुछ महज 2.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी गेंद में फिट किया गया है। हाँ, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। यहाँ बायोलॉजी, फिजिक्स और बेहतरीन डेटा प्रोसेसिंग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आँख सिर्फ दुनिया को देखने का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये लगातार खुद को एडजस्ट करने वाली एक मशीन है। तो आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन इसी जटिल मशीनरी को डिकोड करना है। जो लोग दिन के 8-10 घंटे स्क्रीन के सामने बताते हैं, उन्हें अक्सर आंखों में थकान या सिरदर्द महसूस होता है, लेकिन वो इसके पीछे का विज्ञान नहीं जानते। हाँ, और वो जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस 2.5 सेंटीमीटर के ऑप्टिकल वंडर को खोलकर देखते हैं। हमारी आज की इस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब पहली स्लाइड देखते हैं। स्क्रीन पर मानव नेत्र का एक 3D क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। हाँ, ये कटा हुआ भाग एकदम एक जटिल कैमरे की तरह दिख रहा है। बिल्कुल। इसमें बाहरी परत, मध्य भाग और सबसे अंदरूनी परत को चमकते हुए लेबल्स के साथ दिखाया गया है। अगर हम बाहरी सुरक्षा प्रणाली की बात करें तो मुझे लगता है कि डिजाइन बहुत ही शानदार है। जैसे हमारी भौहें या आईब्रोज, ये सिर्फ चेहरे के भाव बताने के लिए तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भौहें एक तरह के गटर का काम करती हैं, जो माथे के पसीने और धूल को सीधे आंख में जाने से रोकती हैं। अरे वाह, मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था। और फिर आती हैं पलकें, जो इस कैमरे के शटर की तरह हैं। लेकिन ये ऐसा शटर है जो किसी भी खतरे को भांपते ही ओह मिली सेकेंड्स में अपने आप गिर जाता है। और उस शटर के पीछे जो नमी है, यानी हमारे आंसू, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो सिर्फ खारा पानी नहीं होते। हाँ, आंसू एक बहुत ही एडवांस्ड केमिकल डिफेंस सिस्टम है। हमारी लैक्रिमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि लगातार आंसू बनाती हैं, और इन आंसुओं में लाइसोजाइम नाम का एक पावरफुल एंजाइम होता है। अच्छा, तो ये एंजाइम करता क्या है? पर बैठता है ना, तो ये लाइसोजाइम उस बैक्टीरिया की बाहरी दीवार को गला देता है और उसे नष्ट कर देता है। मतलब ये एक इनबिल्ट सैनिटाइजर की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह का बायोलॉजिकल एंटीबैक्टीरियल वॉश है, जो हर बार पलक झपकने पर हमारी आंख को साफ करता है। ये तो हो गई बाहरी सुरक्षा। अब इस 3D मॉडल में कैमरे के लेंस और शीशे की बात करें तो जो पारदर्शी हिस्सा हमें सबसे बाहर दिख रहा है उसे कॉर्निया कहते हैं, और उसके पीछे सफेद रंग का स्क्लेरा है। हाँ, स्क्लेरा वो 1 मिलीमीटर मोटी सफेद परत है जो आंख को एक मजबूत आकार और सुरक्षा देती है। और जहां तक मुझे पता है, बाहर से आने वाली रोशनी को मोड़ने का यानी रिफ्रैक्ट करने का सबसे ज्यादा काम कॉर्निया ही करता है ना? जी हाँ, हमारी आंख में जो कुल अपवर्तन या रिफ्रैक्शन होता है, उसका लगभग 70 से 80% हिस्सा कॉर्निया ही कर देता है। तो फिर आइरिस का क्या काम है, जो रंगीन हिस्सा होता है? कॉर्निया के ठीक पीछे जो आइरिस है, किसी का भूरा किसी का नीला, ये बिल्कुल कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। रोशनी ज्यादा होती है तो ये बीच की पुतली यानी प्यूपिल को सिकोड़ देता है, ताकि आंख के अंदर के नाजुक हिस्सों को नुकसान न पहुंचे। बिल्कुल। और अंधेरे में पुतली को फैला देता है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर जा सके। और सबसे पीछे होती है रेटिना, जो इस कैमरे की फिल्म है, जहां इमेज बनती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी बात है। कॉर्निया और लेंस मिलकर जो इमेज इस रेटिना पर बनाते हैं, वो तो पूरी तरह से उल्टी होती है ना? हाँ, एकदम उल्टी। मतलब अगर मैं आपको देख रहा हूं तो मेरे रेटिना पर आप उल्टे खड़े हैं। ये तो बड़ा फनी है ना? लेकिन ये फिजिक्स का एक साधारण सा नियम है कि कोई भी उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस जब किसी चीज को फोकस करता है तो उसकी इमेज उल्टी ही बनती है। ये हमारा दिमाग है जो उस उल्टे विजुअल डेटा को प्रोसेस करके उसे सीधा करता है। दिमाग का तो जवाब नहीं। और रेटिना की एक और खूबी है जिसे दृष्टि निर्बंध या परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। ये क्या होता है?
जब हम कोई चीज देखते हैं तो उसकी इमेज हमारी रेटिना पर 16 सेकंड तक बनी रहती है, तुरंत गायब नहीं होती। रुकिए, 16 सेकंड? क्या इसी वजह से हम सिनेमा या वीडियो देख पाते हैं? आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। मतलब अगर बहुत सारी रुकी हुई तस्वीरों को 1 सेकंड में 24 बार हमारी आंखों के सामने से गुजारा जाए तो वो हमें लगातार चलती हुई लगती हैं, क्योंकि हमारी आंख पुरानी तस्वीर भूलने से पहले नई तस्वीर देख लेती है। एकदम सही। सिनेमा का पूरा उद्योग मानव नेत्र की इसी बायोलॉजिकल खासियत पर खड़ा है। अगर रेटिना की यह मेमोरी ना होती तो हमें फिल्में सिर्फ तेजी से बदलती हुई अलग अलग तस्वीरों जैसी लगती, एकदम स्लाइड शो की तरह। कमाल है। लेकिन यहाँ मुझे एक मैकेनिज्म समझना है। आपने कहा कि कॉर्निया रोशनी को मोड़ने का ज्यादातर काम कर देता है, तो फिर आंख के बिल्कुल अंदर जो लेंस बैठा है उसका मुख्य काम क्या है? क्या ये सिर्फ थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करता है? हाँ, आप इसे फाइन ट्यूनिंग कह सकते हैं। देखिए, कॉर्निया की वक्रता फिक्स होती है। वो एक ठोस शीशे की तरह है जो अपना आकार नहीं बदल सकता। अच्छा, तो वो एडजस्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल। अब सोचिए, आपको एक पल में आसमान में उड़ता हुआ जहाज देखना है और अगले ही पल अपने हाथ में पकड़े फोन की स्क्रीन पढ़नी है। हाँ, दूरी में बहुत फर्क है। इन दोनों दूरियों से आने वाली प्रकाश की किरणें अलग अलग एंगल पर आती हैं। इन्हें रेटिना पर सटीक रूप से मिलाने के लिए एक फ्लेक्सिबल सिस्टम चाहिए होता है। यहीं पर आंख का लेंस काम आता है। ये लेंस अपनी शेप बदलकर फोकस को एडजस्ट करता है। समझ गया। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस एनिमेटेड ग्राफिक में सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हुई दिखाई दे रही हैं। मुझे लगता है ये उसी फाइन ट्यूनिंग को दिखा रहा है जिसे समंजन क्षमता या पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। बिल्कुल, यही वो जादू है जिससे हम पास और दूर देख पाते हैं। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि किसी वस्तु को बिना तनाव के स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, और अधिकतम दूरी तो अनंत तक हो सकती है। लेकिन ये लेंस अपना आकार बदलता कैसे है? इसके लिए हमारे पास अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है। ये 3 चरणों की एक सिंक्रोनाइज्ड प्रक्रिया है। पहला, दोनों आंखें थोड़ा अंदर की ओर मुड़ती हैं, जिसे कन्वर्जेंस कहते हैं। दूसरा, पुतली सिकुड़ती है ताकि डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ सके। और तीसरा और सबसे अहम, सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे लेंस पर खिंचाव कम होता है और वो पास की चीजों को देखने के लिए मोटा हो जाता है। 1 मिनट, यहाँ एक उलझन है। जब हम किसी रबर बैंड या लचीली चीज को खींचते हैं तो वो पतली होती हैं। हाँ, ये आम लॉजिक है। तो जब पास का देखना होता है और मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो लेंस मोटा कैसे हो जाता है? मतलब सिकुड़ने पर तो उसे खींचना चाहिए ना? यही तो प्रकृति की बेहतरीन कारीगरी है। सिलियरी मांसपेशियां लेंस के चारों ओर एक रिंग या छल्ले की तरह होती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि जब ये गोल रिंग सिकुड़ती है तो इसका डायामीटर छोटा हो जाता है। ओहो, मतलब वो रिंग छोटी हो रही है। बिल्कुल। इसके छोटा होने से जो धागे लेंस को खींचकर रखे हुए थे वो ढीले पड़ जाते हैं, और तनाव कम होते ही लेंस अपने प्राकृतिक लचीलेपन के कारण फूलकर मोटा और गोलाकार हो जाता है। अरे वाह, ये तो एकदम उल्टी इंजीनियरिंग है। और इसी मोटे होने से उसकी पावर बढ़ जाती है और पास की चीजें एकदम साफ दिखने लगती हैं। ये बिल्कुल किसी भारी भरकम डीएसएलआर कैमरे के ऑटो फोकस मोटर जैसा है, जो लेंस को लगातार एडजस्ट करता है। एकदम सही एनालॉजी है ये। लेकिन अगर सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ने से हम पास का देख पाते हैं तो इसका मतलब है कि लगातार घंटों तक मोबाइल देखने से हमारी ये मांसपेशियां लगातार सिकुड़ी हुई अवस्था में रहती हैं। यही तो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है। आप सोचिए कि आप अपने हाथ में एक डंबल पकड़कर उसे घंटों तक एक ही पोजीशन में हवा में रोके रखें, क्या होगा? बहुत दर्द करने लगेगी, मांसपेशियां थक जाएंगी। हमारी आंखों के साथ बिल्कुल यही होता है। सिलियरी मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं और इसी वजह से स्क्रीन देखने के बाद हमारी आंखें थक जाती हैं, सिर दर्द होता है। इसीलिए कहते हैं कि बीच बीच में दूर देखना चाहिए ताकि वो मांसपेशियां रिलैक्स हो सकें। बिल्कुल, डंबल को नीचे रखने के समान है वो। चलिए, इस स्लाइड में हम समझेंगे एक बहुत ही एडवांस टॉपिक। स्क्रीन पर आप माइक्रोस्कोपिक स्तर का एक बहुत ही शानदार विजुअल देख सकते हैं। इसमें रेटिना के अंदर से नर्व फाइबर्स चमकते हुए ऑप्टिक नर्व की ओर जा रहे हैं। कुछ फाइबर्स पतले हैं और कुछ मोटे डेटा केबल्स की तरह हैं। हाँ, ये रेटिना का न्यूरोलॉजिकल रहस्य है। मैंने हाल ही में न्यूरोसाइंस न्यूज की एक ताज़ा और चौंकाने वाली रिसर्च पढ़ी थी, जिसने मेरा दिमाग ही चकरा दिया। अब तक मुझे लगता था कि आंखें सिर्फ डेटा कलेक्ट करती हैं और सारा प्रोसेसिंग वाला काम तो दिमाग में होता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है।
तो असल में क्या होता है? देखिए, रेटिना एक बहुत बड़ा घुमावदार इलाका है जहां करोड़ों लाइट रिसेप्टर्स लगे हैं। जब इन पर लाइट पड़ती है तो वो इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलते हैं, जो नर्व फाइबर्स के जरिए ऑप्टिक नर्व तक जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। लेकिन यहाँ एक ज्यामितीय समस्या है। रेटिना के जो हिस्से ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल पास हैं, उनके सिग्नल्स को तो कम दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन जो रिसेप्टर्स रेटिना के बाहरी किनारों पर हैं, उनके सिग्नल्स को ऑप्टिक नर्व तक पहुंचने के लिए ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एक ही स्पीड से ट्रैवल करे तो पास वाले सिग्नल दिमाग तक पहले पहुंच जाएंगे और किनारे वाले बाद में। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें दुनिया कभी एक साथ दिखेगी ही नहीं, किनारे की चीजें हमेशा थोड़ी डिलीट नजर आएंगी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा डेटा लैग पैदा कर सकता था, लेकिन प्रकृति ने इस टाइमिंग के अंतर को खत्म करने के लिए रेटिना में ही एक अद्भुत सिस्टम बनाया है। वो क्या है? रेटिना इन सिग्नल्स को ब्रेन में जाने से पहले ही प्रोसेस और सिंक्रोनाइज कर देता है, और ये वो करता है नर्व फाइबर्स की मोटाई यानी डायामीटर को बदलकर। मोटाई बदलकर? ये तो बिल्कुल हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह है, जहां डेटा लॉस बचाने के लिए मोटी केबल का इस्तेमाल होता है। एकदम वही कंसेप्ट है। न्यूरोसाइंस का नियम है कि तंत्रिका तंतु जितना मोटा होगा, सिग्नल उसमें उतनी ही तेजी से भागेगा। तो जो फाइबर्स रेटिना के बाहरी किनारों से आ रहे हैं, लंबी दूरी तय करने के लिए प्रकृति ने उन्हें मोटा बनाया है, ताकि सिग्नल तेज भागे, और जो पास से आ रहे हैं वो पतले होते हैं ताकि सिग्नल धीमे चलें। हाँ, ताकि सभी सिग्नल मिलीसेकंड की सटीकता के साथ एक ही समय पर विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचे। माइंड ब्लोइंग। ये साबित करता है कि आंख सिर्फ कैमरे का लेंस नहीं, बल्कि खुद में एक मिनी कंप्यूटर है। और ये सब बिना हमारे किसी प्रयास के हो रहा है, हर पल। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जब इस परफेक्ट सिस्टम में गड़बड़ी होती है तो क्या होता है। यहाँ स्क्रीन 4 हिस्सों में बटी है: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया। हर चित्र के नीचे अवतल और उत्तल लेंस द्वारा उन्हें ठीक करते हुए दिखाया गया है। सबसे आम तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया ही है ना? हाँ, मायोपिया में दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। होता ये है कि हमारी आई बॉल यानी नेत्र गोलक अपने गोलाकार आकार से थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। बिल्कुल। और इसके तेजी से बढ़ने का मुख्य कारण हमारा लाइफस्टाइल है। हम अपना ज्यादातर समय घर के अंदर बिताते हैं। प्राकृतिक धूप हमारे आंखों में डोपामीन नाम का केमिकल रिलीज करती है, जो आईबॉल को जरूरत से ज्यादा लंबा होने से रोकता है। ये तो एक अहा मोमेंट है। मतलब सिर्फ स्क्रीन के पास होने से नहीं, बल्कि बाहर धूप में ना जाने की वजह से आंख का बायोलॉजिकल आकार बदल रहा है। हाँ, और इसका उल्टा होता है दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, जहां आईबॉल छोटा रह जाता है और इमेज रेटिना के पीछे बनती है। और उम्र बढ़ने के साथ जो होता है उसे प्रेसबायोपिया कहते हैं, है ना? जी, जहां 40-45 की उम्र के बाद लोग अखबार थोड़ा दूर रखकर पढ़ते हैं। जी हाँ, उम्र के साथ लेंस लचीलापन खोकर सख्त होने लगता है। तो 20 की उम्र में जो नियर पॉइंट 10 सेंटीमीटर था, वो 50 की उम्र में 50 सेंटीमीटर हो जाता है। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कॉर्निया का आकार थोड़ा अंडे जैसा ओवल हो जाता है, जिससे प्रकाश बिखर जाता है। तो जब हम चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या लेजर सर्जरी करवाते हैं, तो क्या हम मूल रूप से आंख के बाहर एक नया फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस जोड़ रहे होते हैं ताकि लाइट सही जगह पर मुड़ सके? आपने बिल्कुल सही समझा। मायोपिया में हम अवतल या कॉन्केव लेंस लगाते हैं, जो प्रकाश को फैलाता है, और हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल या कॉन्वेक्स लेंस, जो किरणों को सिकोड़ता है। लेजर सर्जरी में तो हम कॉर्निया के कुछ परतों को ही छीलकर उसका आकार स्थायी रूप से बदल देते हैं। इंसान के कॉर्निया को ही तराश देते हैं। कमाल है। चलिए अब इस स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन के एक तरफ स्वस्थ जीवन शैली के प्रतीक हैं गाजर, हरी सब्जियां, पानी, और दूसरी तरफ एक भावुक चित्र है जहां एक व्यक्ति की आंख से रोशनी निकलकर किसी अंधेरे में खड़े व्यक्ति को रोशन कर रही है, जो नेत्रदान का प्रतीक है। आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुछ आसान टिप्स हैं, जैसे डाइट में गाजर, पालक, ओमेगा 3 लेना, स्क्रीन टाइम कम करना, बाहर निकलते समय यूवी प्रोटेक्शन वाले सनग्लासेस पहनना, 7-8 घंटे की नींद, हाइड्रेशन और त्राटक या पामिंग जैसे योग करना। और डिजिटल आई स्ट्रेन से बचने के लिए 20-20-20 का नियम सबसे बेस्ट है। हाँ, ये नियम क्या है? हर 20 मिनट में 20 फीट दूर 20 सेकंड के लिए देखना। लेकिन मैं सोच रहा था कि 20 सेकंड ही क्यों, 10 सेकंड क्यों नहीं?
इसका सीधा संबंध सिलेरी मांसपेशियों से है। जब आप दूर देखते हैं तो उन्हें अपने उस सिकुड़े हुए तनाव से मुक्त होकर रिलैक्स होने में करीब 20 सेकंड का समय लगता है। ये उन्हें एक पूरा बायोलॉजिकल रीसेट देता है। बहुत ही लॉजिकल है ये तो। अब नेत्रदान पर आते हैं। समाज में एक डर है कि नेत्रदान से चेहरा खराब हो जाता है या चश्मा पहनने वाले दान नहीं कर सकते। क्या ये महज एक मिथक है? ये पूरी तरह से मिथक है। मृत्यु के बाद आंखें 4 से 6 घंटे तक जीवित रहती हैं। नेत्रदान सिर्फ 10-15 मिनट की प्रक्रिया है। इसके बाद पलकों को वापस सम्मानजनक तरीके से बंद कर दिया जाता है। कोई विरूपण या चेहरा खराब नहीं होता। और चश्मे वाले लोग, चश्मा पहनने वाले या जिन्हें मधुमेह यानी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। एक इंसान की आंखें कॉर्निया ट्रांसप्लांट के जरिए 4 लोगों को रोशनी दे सकती हैं। ये बहुत ही सुकून देने वाली जानकारी है। तो आज के इस क्लास का अगर एक छोटा सा रिवीजन करें, हमने आंख का 2.5 सेंटीमीटर का कैमरानुमा ढांचा देखा, समंजन क्षमता का जादू समझा, कैसे मांसपेशियां लेंस को एडजस्ट करती हैं, रेटिना का वो कमाल देखा जो केबल की मोटाई बदलकर डेटा सिंक करता है, और अलग-अलग लेंस से दृष्टि दोष ठीक करना भी समझा। हाँ, और अंत में 20-20-20 का नियम और नेत्रदान का महत्व भी जाना। असल में हमारा शरीर प्रकृति की सबसे महान इंजीनियरिंग है और इसे सहेजना हमारी जिम्मेदारी है। एकदम सही बात है। और विदाई से पहले दर्शकों के लिए एक विचार। सोचिए, मानव नेत्र 1 करोड़ से ज्यादा रंगों में अंतर कर सकता है और मिली सेकेंड्स में बिना किसी सचेत प्रयास के डेटा को सिंक्रोनाइज करता है, जो कि अकल्पनीय है। आज की सबसे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोनिक आंखें भी अभी तक इस जैविक मास्टरपीस की बराबरी नहीं कर पाई हैं। क्या भविष्य में इंसान कभी अपनी बनाई तकनीक से इस प्राकृतिक सुपर कंप्यूटर को पछाड़ पाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।